नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 19 सितंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ रहेगी वो है ऑल वेदर बॉर्डर आउटपोस्ट, जो कि लद्दाख वाले रीजन में कुछ ऐसी आउटपोस्ट तैयार करनी थी जिसके चलते कि चाइना का जो एक तरीके से प्रिपरेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार की जा रही है चाइना के द्वारा एलओसी के उधर चाइना की तरफ, तो बोलो उसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। उसके लिए ऑल वेदर बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने की बात थी, पर प्रॉब्लम ये हो गई कि मिनिस्ट्रीज एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं। एक तरफ तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, तो इन्होंने प्रॉपरली अभी तक काम नहीं किया है और पैसा भी बहुत ज़्यादा लग चुका है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। इसके आगे अगर देखें तो फ्रंट पेज पे हमारे लिए और कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिसको हम डिटेल में देखें। बस इतना सा है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं एन वी रमन्ना, उनके द्वारा स्टेटमेंट ये रिलीज़ किया गया है कि हमें ज़रूरत है कि जो लीगल सिस्टम है वो इंडियनाइजेशन का बेस हो, दैट मीन के बेसिस पे हो। दैट मीन्स इंडियन जो सोशल इश्यूज़ है, सोशल एथोज़ है, उनके बेसिस के ऊपर अगर लीगल जस्टिस सिस्टम अगर हम तैयार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जो सिस्टम चल रहा है उसमें कॉलोनियल फ्लेवर एडेड है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे है। इसके आगे फिर हम एक राजस्थान स्पेसिफिक बात करेंगे जिसमें ये बताया गया है कि एडल्ट्रेशन, मतलब आप देखोगे फूड ड्रग, इनमें कोई भी एडल्ट्रेशन, कोई भी मिलावट का काम अगर कोई करता हुआ मिलता है तो उसको 7 साल की जेल होगी अब से। ठीक है, तो राजस्थान विधानसभा ने ये बिल पारित किया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे लास्ट में। प्लस कल का एक आर्टिकल हमारा राजस्थान वाले बच गया था जो लास्ट में मैं डिस्कस नहीं कर पाया था, वो आज ऐड कर देंगे। इसके आगे फिर ओपिनियन वाली बात करें तो यहाँ पर पी चिदम्बरम जी का जो आर्टिकल आता है उसमें आज हम बात करेंगे इन इक्विटी इन जस्टिस रिट लार्ज, कि कैसे अभी नीट के चलते प्रॉब्लम्स होती हैं लोकल जो नेटिव्स हैं उनको, जो अपनी खुद की लैंग्वेज में पढ़ते हैं, खुद के स्टेट के लोगों को सर्व करते हैं। तो जानेंगे पूरे मुद्दे को कि एजुकेशन को लेकर के अभी तक जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं वो। ठीक है, इसके आगे इकोनॉमी पेज पे देखो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है ना अभी 45th मीटिंग, उससे रिलेटेड 2-3 आर्टिकल्स हैं, उनकी समरी लेंगे। इसके आगे हम थोड़ा सा जानेंगे यहाँ पर ये देख सकते हो आप कि जो हमने देखा था ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अब की बार पब्लिश नहीं होने वाली है, जो वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। तो उसमें आईएमएफ की जो एमडी हैं अभी करेंटली, ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि हमारी तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं लगाया गया था वर्ल्ड बैंक के जो भी वर्कर्स हैं या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं कि आप डेटा को ऑल्टर करो जिससे कि चाइना की रैंक है वो बूस्ट हो। क्योंकि बात यही तो थी कल कि चाइना, अजरबैजान, इनकी रैंकिंग को बढ़ाने के चक्कर में डेटा ऑल्टर करने का मुद्दा आया है और उसके चलते ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वो अब की बार रिलीज़ नहीं हो पाएगी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। एक छोटा सा हम देखेंगे कि कॉफ़ी एक्ट में कुछ चेंजेस लाए गए हैं, सिंप्लीफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उससे क्या होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और प्रमोट होगी। इसके अलावा वर्ल्ड पेज और स्पोर्ट्स पेज की समरी भी ले लेंगे और यहाँ पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी बातचीत है वो भी जानेंगे और इन्वर्टेड ड्यूटी का क्या मतलब होता है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो कुछ न्यूज़ है हमारे पास में, उनको अब डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट तो आगे ही देखो ऑल वेदर बॉर्डर आउटपोस्ट के बारे में कि मिनिस्ट्रीज हैं वो ब्लेम गेम में फंसी पड़ी है और लद्दाख का जो प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया। बेसिकली मुद्दा ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी के अक्रॉस आप देखोगे तो चाइना ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आगे बढ़ा ली है और चाइना को अगर हम हमारे से कंपेयर करें ना तो लगभग मानो कि कई दशकों आगे है चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो ऐसे में 5 साल का एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था जिसमें बहुत सारे करोड़ों रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके हैं, पर जो आउटकम था ना वो आउटकम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। तो फेल क्या हो गया वो है प्रोजेक्ट जो था मेन, कि एक तरफ तो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि आपकी वजह से फेल हो गए प्रोजेक्ट में ये था कि 40 बॉर्डर मतलब इंटीग्रेटेड बॉर्डर आउटपोस्ट बनानी थी, बीओपीएस। ठीक है, तो इन 40 में से फर्स्ट जो थी वो लद्दाख वाले रीजन में बनाना था और उसमें टारगेट क्या था कि ऑल वेदर का मतलब आपको पता है हाई एल्टीट्यूड है, ठंड में बर्फ़ पड़ती है ज़बरदस्त तरीके से। तो उस केस में क्या हो जाता है कि वहाँ पर सोल्जर्स का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में उनके लिए वो बॉर्डर आउटपोस्ट अगर तैयार कर दी जाए
तो इसका फ़ायदा ये होगा कि वो फ्रीज प्रूफ, दैट मीन्स टॉयलेट, फ्रीज प्रूफ टॉयलेट होंगे, रनिंग वाटर अवेलेबिलिटी इंश्योर होगी, और जो टेम्परेचर है उन पोस्ट में 22 डिग्री सेल्सियस के नियर बाई मेंटेन रखा जाएगा। तो इससे वो इतनी हाइट के ऊपर इजीली रह पाएंगे जो भी सोल्जर्स हैं वो। ठीक है, अब फ्रीज प्रूफ का मतलब हो गया पानी जम जाता है सर्दियों में, तो ऐसी परिस्थितियां वहाँ पे तैयार करनी थी उन, ये जो बॉर्डर आउटपोस्ट थे वहाँ पर वो आउटपोस्ट जो थी, फर्स्ट आउटपोस्ट तैयार होनी थी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के लिए, आईटीबीपी के लिए, लद्दाख में जो पेंगोंग शोर लेक है उसके वेस्टर्न बैंक पे है लुकुंग, वहाँ पर पहला आउटपोस्ट बनना था। पर समस्या क्या है, आउटकम बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये प्रोजेक्ट फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप एक तरफ देखो कि करोड़ों रुपए अगर खर्च हुए हैं तो ये पैसा गया किसका, टैक्स पेयर्स का, तो वो चीज़ अपने आप में नुकसान वाली हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ बताई जा रही है इसमें। इसके आगे छोटी सी न्यूज़ है बस यही कि लीगल सिस्टम को हमें इंडिजनाइजेशन करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे कोडिंग हुई थी, जैसे आप आईपीसी की बात भी कर लो, ठीक है, सीपीसी की बात भी कर लो, सीआरपीसी चलो आया तो इंडिपेंडेंस के बाद में, पर उसमें थीम जो है वो फिर भी कॉलोनियल सेंस आता रहता है। तो इस चीज़ को बोला हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है, और ये बात इन्होंने 2019 में भी बोल दी थी, और 2019 में जब इन्होंने बोला था उस दिन, वो दिन था 26 ऑफ नवंबर, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कॉन्स्टिट्यूशन डे कब आता है तो दैट इज़ 26 ऑफ नवंबर, क्योंकि आपको पता है ना कि हमने अडॉप्ट, एनेक्ट एंड गिव आवरसेल्फ प्रीएम्बल, लास्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है कि किस दिन को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो चुका था। वो तारीख थी 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। तो पॉइंट क्या है कि हमारी प्रैक्टिसेस, हमारे रूल, हमारे सिस्टम सारा कॉलोनियल ओरिजिन से देखने को मिल रहा है। तो हमें इंडियन सोसाइटी या सोशल सिस्टम को देखते हुए तैयार करने की ज़रूरत है हमारे लीगल सिस्टम को। ये बात बोली गई है सीजेआई रमन्ना जी के द्वारा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल जो कि पी चिदम्बरम जी, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके द्वारा यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे वो रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि इनिक्विटी एंड इनजस्टिस ये बहुत बड़े लेवल पे अभी चल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम बात कर लें, ये देखो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो शुरुआत में एक कॉम्पैक्ट था स्टेट्स के बीच में कि एजुकेशन को मेनली रेगुलेट कौन करेगी, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स। अब इसमें आप देखो कि 7th शेड्यूल में हमारे 3 लिस्ट होती हैं, एक तो यूनियन लिस्ट जिसको लिस्ट फर्स्ट भी बोलते हैं, एक स्टेट लिस्ट जिसको लिस्ट सेकंड भी बोलते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसको लिस्ट थर्ड भी बोलते हैं। तो लिस्ट सेकंड की बात करें जिसको स्टेट लिस्ट बोले तो उसमें एंट्री 11 होती थी, जिसका नाम था, जिसमें ओरिजिनली क्या लिखा हुआ था कि एजुकेशन इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एंट्री 63, 64, 65, 66 ऑफ लिस्ट 1 एंड एंट्री 25 ऑफ लिस्ट थर्ड। मतलब कि एंट्री 11 क्या थी, इसमें एजुकेशन को, या एजुकेशन चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल की हो या फिर कोई और लेवल की हो, जो कि लिस्ट 1 दैट मीन्स यूनियन लिस्ट, उसमें जो एंट्रीज हैं 63, 64, 65, 66, उसके बेसिस पे ध्यान रखते हुए यहाँ पे रेगुलेशंस किए जाएंगे, रूल बनाए जाएंगे इस स्टेट लिस्ट में, और साथ में एंट्री 25 जो कि लिस्ट 3 से है। तो ओवरऑल इसमें मेन फोकस कहाँ है, एंट्री 11 दैट मीन्स, और वो भी किसकी, स्टेट लिस्ट, मतलब स्टेट के हाथ में पावर थी एजुकेशन को रेगुलेट करने की। अब एंट्री 25 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट क्या कहती है, लिस्ट थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट एंट्री 25 वो ये कहती है ओरिजिनली, मतलब अमेंडमेंट से पहले, क्योंकि एजुकेशन को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे स्टेट लिस्ट से हटा दिया गया था और उसको फिक्स कर दिया कॉन्करेंट लिस्ट में। अब आपको पता है स्टेट लिस्ट में होती तो स्टेट लिस्ट, स्टेट्स अपनी एक्सक्लूसिव जो जुरिस्डिक्शन है उसको यूज़ करके और उस पर कानून बना सकती है। पर कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर करने से क्या हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपना मौका मिल गया एजुकेशन को रेगुलेट करने का। तो ऐसे में कॉन्करेंट लिस्ट जो 25th एंट्री थी ओरिजिनली अगर देखें तो उसमें था वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग अगर देनी हो लेबर को। ठीक है, तो ये दोनों जो बातें हैं ये है ओरिजिनल। अब बात आ जाती है कि अमेंडमेंट के बाद में ये स्लेज हैमर ब्लो, मतलब बहुत बुरा प्रहार किया गया, तब क्या हुआ वो देखते हैं।
देखो एंट्री 63 और 66 की बात करें तो वो तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती है अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें, जहां पर साइंटिफिक टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की जा रही है। और 63 और 66 एंट्री ये किसकी है? यूनियन लिस्ट, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से फंडिंग प्रोवाइड करती है। ओके, जिसमें स्टैंडर्ड्स फिक्स कर देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देना, ये ओवरऑल जो है वो यूनियन गवर्नमेंट या फिर यूनियन लिस्ट के तहत है। तो बोला इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका इंटरप्रिटेशन देखो ये होता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए, जो हमने ओरिजिनल प्रोविज़न ऊपर देखे थे, तो एजुकेशन जो है ना वो देखो स्टेट सब्जेक्ट है मेनली। अगर ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कैसा था। पर फिर आपको पता है 1975 में इमरजेंसी इंपोज होती है और इमरजेंसी के अंदर जल्दबाजी के अंदर बिना सोचे समझे, और फिर वही बात है उस टाइम पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, अपने हाथों में पूरी पावर ग्रैब करना चाह रही थी इंदिरा गांधी। तो उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट में एंट्री 11 जो थी ना स्टेट लिस्ट की, जिसमें एजुकेशन स्टेट लिस्ट में था, उसको डिलीट कर दिया और एंट्री 25 जो कॉन्करेंट लिस्ट की थी, जो अभी हमने ऊपर देखा, उसको अमेंड कर दिया, रीराइट किया। और उसमें क्या था, एजुकेशन जिसमें टेक्निकल एजुकेशन हो, मेडिकल एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, या जो कि यूनियन लिस्ट की एंट्री 63, 64, 65 और 66, इनको ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। और वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफ लेबर, ये सारा मिला करके आप एंट्री 25 में अब देख सकते हो, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में इमरजेंसी टाइम पे। तो इस तरीके से स्टेट्स की जो ज्यूरिसडिक्शन थी एजुकेशन को लेकर के, उसको डाइल्यूट कर दिया, डाउन कर दिया। इसके अलावा जैसे ही फिर मोरारजी देसाई की सरकार आती, मोरारजी देसाई की 1977 में जनता पार्टी सरकार, ठीक है, तो वो फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आते हैं 1978 में। अब उसमें क्या किया जाता है कि जो कोई भी चेंजेस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लाए गए थे, उन चेंजेस को एक तरीके से रिवॉक किया गया था, रिवर्स कर दिया था। मतलब ओरिजिनल एंट्रीज को रिस्टोर करने की पूरी कोशिश की थी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे। पर एक एजुकेशन ऐसा मुद्दा रह गया था जिसके ऊपर कोई भी चेंजेस, मतलब जो इमरजेंसी के टाइम पे चेंजेस ला दिए गए थे ना, वो एज इट इज़ रह गए। तो ऐसे में स्टेट के हाथों से एजुकेशन को रेगुलेट करना, जो एक एक्सक्लूसिव राइट था उनका, वो उनके हाथों से निकल गया। अब यहाँ पर राइटर ये पूरा पर्सपेक्टिव समझा करके बोलना ये चाह रहे हैं कि हिस्टोरिकली अगर देखें तो मेडिकल कॉलेजेस कौन स्टैब्लिश करता है, या फिर किसी भी स्टेट में प्राइवेट पर्सन्स अगर मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो उनको रेगुलेट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट्स या स्टेट्स करते हैं। दूसरी अगर बात करें तो वहाँ पर रेगुलेशन करना है, मेडिकल कॉलेजेस स्टैब्लिश करने हैं, उसकी फंडिंग कौन करेगा? स्टेट्स कर रहे हैं। दैट मीन्स पैसा कौन दे रहा है? वहाँ पर स्टेट के लोग स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और उस टैक्स के पैसे से मेडिकल कॉलेजेस स्टैब्लिश की जाती है। और ये जब सिस्टम चल रहा था, जिस टाइम पर स्टेट रेगुलेटेड मेडिकल कॉलेजेस ही होती थी, जहाँ पर नेशनल लेवल ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता था, उसके बावजूद भी, ये तमिलनाडु से खुद बिलोंग करते हैं, तो इनका ये कहना है कि डॉक्टर रंगचारी, डॉक्टर गुरुस्वामी मुदलियार, ये ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज में अपने हिसाब से स्टेट लेवल की ही एंट्री के बेसिस पे डॉक्टरी की, और आज ये टॉप क्लास के डॉक्टर्स में गिने जाने वाले डॉक्टर्स में से एक हैं ये दोनों, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप देखो कि ऑल इंडिया एग्जामिनेशन ना करवाने के बावजूद अगर लोकल्स में से तमिलनाडु में यहाँ पे अगर अच्छे अच्छे डॉक्टर्स तैयार हो सकते हैं, तो फिर ये आप ऑल इंडिया वाला जो मेथड आप यूज़ कर रहे हो नीट एग्ज़ाम का, उसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि एविडेंसेस भी देखेंगे। अब बात आ जाती है कि स्टेट्स के राइट्स को अगर रिकॉग्नाइज करें तो हमें कुछ और चीज़ें समझ में आएंगी। पैसा कौन दे रहा है? स्टेट के लोग। और अल्टीमेटली अगर डॉक्टरी कोई कर लेता है तो डॉक्टरी पढ़ेगा किस में? मेडिसिन के बारे में, इंग्लिश में। और फिर वो धीरे धीरे स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे कि तमिलनाडु की बात करें तो तमिल वहाँ की लोकल लैंग्वेज है और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और तमिल में ही फिर वो लोग अपने गांव के लोगों को सर्व करेंगे, क्योंकि मेनली जो रिक्वायरमेंट है मेडिसिन की या मेडिकल फैसिलिटीज़ की, वो गाँव में है। तो गाँव में एक अर्बन एरिया का जो बंदा है वो सेलेक्ट हो रहा है नीट के थ्रू, और वो डॉक्टरी करके क्या गाँव में वहाँ पे पोस्टिंग देगा? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर गाँव के स्टूडेंट्स
गांव के बच्चे अगर एजुकेशन लेते हैं मेडिकल एजुकेशन, तो वो लोग अपने घर पर ही रहकर या घर के आसपास में पोस्टिंग लेकर, या जो ग्रामीण परिवेश होता है, जो आप कह सकते हो जो रूरल एनवायरनमेंट है, वहाँ पर वो सर्व करने में कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करते। तो बोले जब रूरल एरिया को ही हमें सर्व करवाना है, तो फिर आप क्यों हेल्थ केयर सिस्टम में इस तरीके के चेंजेस लेकर के आ रहे हो, जहाँ पर पेशेंट तो है वो तो है गाँव का, और डॉक्टर है वो आप तैयार कर रहे हो अर्बन एरिया से, या फिर हाईली मतलब जो ऑलरेडी बहुत पैसा कमाने वाले लोग हैं वो क्यों गाँव में सर्विस करेंगे? क्योंकि गाँव में आपको पता है सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं मिलती, उनको रहने की परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं मिलती, तो वो गाँव में जाना ही नहीं चाहते। तो सवाल ये आ जाता है कि रूरल स्टूडेंट, गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो, गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं वो, डिसएडवांटेज के सेक्शन जो है सोसाइटी के वो, या किसी भी फैमिली में पहली बार कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है वो, अगर उन लोगों को मौका दिया जाए तो उससे कितना सोशल जस्टिस आएगा वो हम समझ सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ नीट एग्ज़ाम में अगर देखें तो राइटर यहाँ पर सीधा डेटा दे रहे हैं कि नीट एग्ज़ाम जब नहीं होता था उस टाइम पर क्या हाल था, और नीट एग्ज़ाम अब शुरू हो गई है तब क्या हाल है। अब यहाँ पर आप देखो कि स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स थे उनकी अगर बात करें तो नीट से पहले लगभग 98.23% जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन थे, मतलब इनके 98.23% एडमिशन हो जाया करते थे, जो कि घट कर के नीट के बाद में कितना हो गया, 60 से भी कम परसेंट। सीबीएसई स्टूडेंट्स नीट जब इम्प्लीमेंट हुआ उसके पहले देखें तो केवल 0.97 एडमिशन परसेंट ही एडमिशन मिल पाता था उनको, अब बढ़ कर के उनका कितना हो गया 38.84। अब आप देखो कितना डाइवर्जेंस आ रहा है कि जो रूरल बैकग्राउंड से स्टेट बोर्ड्स में जो पढ़ाई करते हैं बच्चे, ठीक है, उनका जो रेशो है वो डाउन हो गया। या फिर जो रूरल स्टूडेंट्स की बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जिनका एडमिशन होता है वो 65.17% आए, जो कि नीट के बाद में घट करके 50% भी नहीं रह चुके हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करो 69% से थोड़ा कम, ठीक है, अराउंड 68% प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होते थे तमिलनाडु के, बोलो लोकल्स के, जो कि घट करके कितने हो गए 47.14%। इसी तरीके से तमिल मीडियम में तमिलनाडु के जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनका एडमिशन नीट से पहले 14.88% था, जो कि घट करके अब 1.99% रह गया है। तो ये जो डेटा है ना, ये तमिलनाडु स्पेसिफिक है, और ये फैक्ट्स किसने दिए हैं, ए.के. रंजन कमेटी ने। ये आप ध्यान रखोगे, ए.के. रंजन कमेटी रिसेंटली न्यूज़ में थी। ये किससे एसोसिएटेड है, ये नीट के इम्पैक्ट से रिलेटेड है कि हाँ नीट जब से इम्प्लीमेंट हुआ उसके बाद में एडमिशन्स पे क्या इम्पैक्ट आया है, रूरल बैकग्राउंड, पुअर बैकग्राउंड, डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इनके बच्चों को कितना एडमिशन मिल पा रहा है और कितना सीबीएसई के फेवर में जा रहा है। तो ओवरऑल ये फैक्ट्स हैं, ये इसी कमेटी के द्वारा रिकमेंड किए गए हैं, मतलब इनकी सर्च में पता पड़ा है। तो सवाल ये आ जाता है कि जब स्टेट्स अपने हिसाब से काम कर रहे थे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, और ना किसी को नॉलेज के ऊपर डाउट था कि स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, अगर स्टेट्स के हिसाब से अगर मेडिकल कॉलेजेस रेगुलेट होंगे तो उससे कोई कम क्वालिटी के या कमतर आंके जाने वाले डॉक्टर्स तैयार होंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा ऑलरेडी। प्रॉब्लम जो है वो दूसरी है, एक तो एक्सेसिव फीस बहुत ज़्यादा लगाई जाती है, दूसरी इक्विपमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, तीसरा हॉस्पिटल से अटैच जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो बहुत वीक है या बहुत ही इनएडिक्वेट है, अप टू द मार्क नहीं है। इसके अलावा लेबोरेटरी इनएडिक्वेट है, पहली नंबर्स में कम है, दूसरा वहाँ पर है भी तो आउटडेटेड ऑब्सोलीट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, लाइब्रेरी, हॉस्टल, प्लेग्राउंड फैसिलिटी, ये कमियां हैं, इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, बजाय कि आप नॉलेज के ऊपर ध्यान दे रहे हो कि जी नीट के थ्रू एडमिशन दिलाएं। तो यहाँ पर सीधा सवाल ये है कि सेंट्रल अथॉरिटी जब एडमिशन नहीं कराती थी तब भी क्वालिटी डॉक्टर्स जब तैयार हो रहे थे, तो अब क्या कुछ नया हो गया? नया तो सिर्फ इतना सही है कि जो डिसएडवांटेज्ड हैं उनको और ज़्यादा डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ रहा है, और इसीलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑब्जेक्शन किए जा रहे हैं। और जब से ये नीट एग्ज़ाम होने लगा है तब से ये डेटा हमने ऑलरेडी देख ही लिया। वैसे तो देखो सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जिसमें यही कहा जाता है, बोला मेरिट ही एक ऐसा बेस हो सकता है जिसके बेसिस पे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का वो केस है मॉडर्न डेंटल कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश।
तो इसमें ये कहा कि केवल और केवल मेरिट बेस्ड एडमिशन की बात करोगे तो आप ये स्क्यूड इन्फॉर्मेशन देखो, जिसमें रूरल बैकग्राउंड, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे, पहली बार भी अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा अपने परिवार में, वो उन बच्चों का रिप्रेजेंटेशन कितना डिक्लाइन कर चुका है। तो यही चीज है मेन। अब देखो, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा सजेस्ट किया गया था नीट को। अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के हाथ से भी ये सजेशन देने के बाद में निकल चुका है ये पूरा मुद्दा। अब मुद्दा है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, उसके सेक्शन 10D के तहत ये पूरा चलता है अब। ओके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो नीट एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है। तो ओवरऑल जो कंसर्न है वो इतना सही है कि जब टैक्स पे स्टेट के लोग कर रहे हैं, डॉक्टर बनने के बाद लोगों को, स्टेट के लोगों को ही सर्व करना है, तो उस केस में फिर सेंट्रलाइज्ड एंटिटी का बनाने का मतलब क्या रह जाता है। दूसरी चीज, जिन लोगों को जरूरत है सपोर्ट की, या फिर जो लोग सपोर्ट मतलब फेवर चाहते हैं मेडिकल सर्विसेज का, जैसे कि गांवों के लोग, और उन्हीं के बच्चे अगर मेडिकल सर्विसेज में नहीं लगेंगे तो फिर वो लोकल लैंग्वेज में कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश पढ़ करके आप इंग्लिश में थोड़ा ना सर्विस दोगे गाँव में जाके। वहाँ पे अगर गाँव के लोग हिंदी जानते हैं तो आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी, अगर तमिल जानते हैं तो तमिल बोलनी पड़ेगी, कन्नड़ जानते हैं तो कम कन्नड़ बोलनी पड़ेगी। जब लोकल्स को ही सर्व लोकल्स को करना है तो उस केस में आप इस तरीके से मोनोटोनस सिस्टम क्यों ला रहे हो। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज नीट के हैं। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। यहां पर बात है कि जीएसटी कॉम्पनसेशन रिजीम, इसके लिए देखो स्टेट्स ने ये कहा है कि भाई इसको एक्सटेंड कर दो थोड़ा सा और, क्योंकि जून 2022 में कॉम्पनसेशन स्कीम का जो प्रोविजन है वो खत्म हो जाएगा। और मेनली डिमांड की गई है 45th जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसमें स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। देखो, ये जीएसटी कॉम्पनसेशन स्कीम क्या थी इसके बारे में आपको पता होगा अभी तक, क्योंकि बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ये था कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपना जो भी राइट्स थे उनको, ये जो जीएसटी कॉम्पनसेशन स्कीम थी इसमें देखो प्रोविजन ये था कि देखो स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपना लगभग 70% टैक्स जो कलेक्ट करने के राइट्स थे ना, वो जीएसटी काउंसिल को हैंड ओवर कर दिए। तो ऐसे में जीएसटी को इम्प्लीमेंट होने के बाद में अगर स्टेट्स को जितना कलेक्शन हुआ करता था जीएसटी रोल आउट होने से पहले और जीएसटी रोल आउट होने के बाद में जो कलेक्शन था, अगर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद का जो कलेक्शन है वो पहले के कलेक्शन से कम है तो उसको कॉम्पनसेट किया जाएगा। और कॉम्पनसेशन शुरुआत कहाँ से होगी? देखो, इंप्लीमेंटेशन हो गई थी 1 जुलाई 2017 से, और इसके लिए बेस ईयर फिक्स किया गया था 2015-16। तो ऐसे में 2017 से लेकर के अगर बात की जाए तो 2022 तक 5 साल हो जाएगी। तो कॉम्पनसेशन स्कीम 5 साल के लिए शुरू की गई थी, जिसमें प्रोविजन था कि जो भी स्टेट्स को टैक्स कलेक्शन में नुकसान हो रहा है उसको हर साल 14% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के तौर के ऊपर बढ़ा करके पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 40 कंपाउंड रेट है, ये ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड रेट है। इसके अलावा अगर देखें तो इसी का जो एंड है, जीएसटी का जो कॉम्पनसेशन स्कीम है इसका एंड है, ये देखो जून 2022 में हो जाएगा, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से तो शुरू हुआ ही था ना। तो ऐसे में स्टेट्स का ये कहना है कि इसको आप कंटिन्यू करो। वैसे देखो, पिछले जैसे कोविड-19 आउटब्रेक हुआ है ना, तो कॉम्पनसेशन प्रॉपर नहीं कर पाई है गवर्नमेंट, तो इसकी वजह से बैक टू बैक लोन्स प्रोवाइड किए गए हैं स्टेट्स को, क्योंकि स्टेट्स के पास में इतना फंड अवेलेबल नहीं था जिससे कि वो अपने जो डेली के खर्चे हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की रिक्वायरमेंट है, हेल्थ है, वो अपने आप में स्टेट सब्जेक्ट है। तो उस केस में स्टेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो उसको कॉम्पनसेट या सपोर्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैक टू बैक लोन्स दिलाए। तो ऐसे में देखो कि लगभग 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर पिछला गया है उसमें 1.1 लाख करोड़ रुपए तक का तो जो पैसा है वो रिलीज किया जा चुका है स्टेट्स को बैक टू बैक लोन्स के अरेंजमेंट के तौर पे। तो ऐसे में देखो कि कॉम्पनसेशन सेस लगाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो भी हम पे करते हैं ना टैक्सेस, जीएसटी, तो उसमें कॉम्पनसेशन टैक्स सेस इसलिए लगाया जाता है कि उससे स्टेट्स की जो शॉर्टेज है उसको फुलफिल किया जा सके। तो स्टेट्स की डिमांड ये है, पर इसको देखो आगे एक्सटेंड करने की बात हो चुकी है कि हाँ हम इसको कंटिन्यू करेंगे, जिससे क्या हो कि जो स्टेट्स के पास में शॉर्टेज है उस शॉर्टेज को फुलफिल किया जा सके। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसमें ये तो हमने देख ही लिया था कि टैक्स रेट्स को रिड्यूस भी किया गया है, और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है ना उसके ऊपर बातचीत। अब देखो नेक्स्ट जो 46th
राउंडिंग होगी वो। अच्छा, ये आप ध्यान रखें कि 45th राउंड की जो मीटिंग हुई ना जीएसटी काउंसिल की, वो लखनऊ में हुई है। ठीक है, अब इसमें देखो चेंजेस क्या क्या किए गए हैं वो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोविड से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड जो भी दवाइयां हैं उनमें देखो टैक्स को थोड़ा रिड्यूस किया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है। दूसरा, स्विगी जोमेटो जो एग्रीगेटर्स हैं, रेस्टोरेंट डिलीवरी एग्रीगेटर्स, उनको ये कह दिया गया है कि जी आप 5% टैक्स दोगे, जीएसटी टैक्स। वैसे तो ये 5% अभी करंटली कौन देता है? जो रेस्टोरेंट है वो, जहां से ये स्विगी जोमेटो इकट्ठा कर रहे हैं खाना और लोगों को दे करके आ रहे हैं ऑर्डर के बेसिस पे, राइट। अब क्या होगा, वो रेस्टोरेंट से वो 5% जीएसटी कलेक्ट करेंगे स्विगी जोमेटो, और वो फिर दिया जाएगा पेमेंट किसको? गवर्नमेंट को। क्योंकि इसमें होता क्या था कि रेस्टोरेंट जो थे वो ये टैक्स चोरी कर रहे थे, चाहे टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा का हो, उसके बावजूद भी वो अपना टैक्स लाइबिलिटीज पूरी नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में स्विगी जोमेटो को ये जिम्मेदारी दे दी है कि अब से जीएसटी 5% आप पे करोगे। इसके अलावा इन्वर्टेड ड्यूटी का जो मुद्दा है वो देखो आगे बात होगा। अब इन्वर्टेड ड्यूटी वाला मुद्दा क्या आता है? सिंपल सा देखो इसमें कि मान लो कि जूते हम बाहर से भी बने बनाए मंगवाते हैं और जूते बनाने का मटेरियल भी हम बाहर से मंगवाते हैं। अब जूते बने बनाए अगर बाहर से हम मंगवाते हैं तो वो तो सीधा का सीधा क्या हो गया, जिस कंट्री में उन जूतों का प्रोडक्शन हुआ है उस कंट्री को बेनिफिट हुआ, वहां की मैन्युफैक्चरिंग आ गई वो तो वहां के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्सपोर्टर्स, उनको फायदा हुआ। हमारे यहां पर क्या फायदा हुआ? जबकि दूसरी तरफ अगर देखें, जो ये रॉ मटेरियल हम मंगवा रहे हैं और हमारे मैन्युफैक्चरर्स यहां पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जूतों को। अब आप देखो कि ये जो जूते आ रहे हैं बने बनाए, इनके ऊपर तो टैक्स कम लगाती है सरकार, और जो ये रॉ मटेरियल मंगवाया जा रहा है इसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाती है। तो आप देखो सस्ता कौन सा पड़ा? ये जो ऑलरेडी बने बनाए जूते आ रहे हैं वो सस्ते पड़ गए, और जो हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है रॉ मटेरियल पे ही। तो ओवरऑल जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो भी महंगा बनेगा। तो हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस जूते क्या इंटरनेशनल मार्केट में ये जो जूते बिक रहे हैं इनको कंपीट कर पाएंगे? नहीं ना। इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी, कि फिनिश प्रोडक्ट तो सस्ते में मंगवा रहे हो और रॉ मटेरियल महंगा मंगा रहे हो। तो इसकी वजह से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बहुत नुकसान होता है। तो फुटवियर और टेक्सटाइल, इनके ऊपर देखा जाएगा कि इन्वर्टेड ड्यूटी को हम कैसे करेक्ट करें। नहीं तो क्या है, हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वीक होती चली जाएगी और इससे फिर हमारे जो कहते हैं ना कि हमारा जो इकोनॉमिक टारगेट है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखो कॉफी एक्ट को सिंप्लीफाई किया है। कॉफी एक्ट में क्या था आपको पता ही है कि कॉफी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनको तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने फैसिलिटेट किया। इसमें यह है कि सरफाइसी एक्ट, ठीक है, इसके तहत जो भी कॉफ़ी ग्रोवर्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लगाम लगा दी गई थी, बहुत ज़्यादा उनको कैप्चर कर लिया गया था कि जी आप कॉफ़ी प्रोड्यूस कर रहे हो, कॉफ़ी फ़ायदे का है कि नुकसान का सौदा है। तो उसमें क्या हो रहा था कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन कॉफ़ी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा था। तो ऐसे में जो कॉफ़ी एक्ट है उसको रिलैक्स किया है, और साथ में जो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है, सरफाइसी एक्ट, इसको थोड़ा सा लूज किया है। क्योंकि बैंकों के द्वारा आप देखोगे कि बहुत सारे नोटिस दे दिए गए थे कॉफ़ी ग्रोवर्स को, क्योंकि कॉफ़ी ग्रोवर्स ने क्रेडिट लिया होगा, उधार लिया होगा कुछ, और उसके ऊपर टाइम पे पेमेंट नहीं हो पा रहे थे। तो इसकी वजह से कॉफ़ी एक्ट में बहुत ज़्यादा टाइट रेगुलेशंस थे, तो अभी उनको थोड़ा लूज किया गया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में एक बार आप ज़रूर पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है, बहुत बार इससे रिलेटेड न्यूज़ आ चुकी है। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे अगर हम देखें तो देखो वर्ल्ड पेज पे यहाँ से यूएस है ना, वो हैती से आने वाले जितने भी माइग्रेंट्स हैं, इलीगल माइग्रेंट्स जो कि मैक्सिको यूएस बॉर्डर से होते हुए टेक्सास में एंटर हो गए हैं, तो वहाँ पर एक सिटी है, वहाँ से उनको फिर से हैती में भेजा जा रहा है। हैती है एक कैरेबियन कंट्री है, कैरेबियन जो सी है वहाँ पर लोकेटेड कंट्री है, राइट। तो उनको रिटर्न किया जा रहा है। तो माइग्रेंट क्राइसिस, क्योंकि बहुत बुरे हाल हैं हैती के अंदर अभी, ठीक है, गवर्नमेंट भी स्टेबल नहीं है, प्रेसिडेंट को असैसिनेट करना, इसके अलावा जो मुश्किलें हैं वो है इकोनॉमिक क्राइसिस, और ठीक है ना। तो ये चीज़ें, इसके अलावा फ्रांस के साथ में देखो ऑस्ट्रेलिया ने पहले एग्रीमेंट किया था सबमरीन से रिलेटेड, और फ्रांस के साथ में उस डील को कैंसिल करते हुए और यूएसए के साथ में अब डील कर ली। जैसा कि हमें पता है कि AUKUS ग्रुप बना है, और उसमें ऑस्ट्रेलिया ने यूएसए के साथ में 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स का ऑर्डर दिया है। तो ऐसे में फ्रांस इस चीज़ को लेकर के बहुत नाराज़ है,
और अपने एनवॉय को भी बुला लिया यूएस से, और ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो अभी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के, अब देखो फ्रांस ने तो कल ही अपने कंसर्न्स रेज कर दिए थे कि जी आप इस तरीके से कैसे कर सकते हो कि यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया मिलकर के काम कर रहे हैं, उधर क्वेड के अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस मिलके काम कर रहे हैं, बोला हमें साइड लाइन क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो फ्रांस ने कल भी ये कहा था, बोले ये एक तरीके से कैसा ना कि पीठ में छुरी घोंपी गई है, हमारे धोखा किया गया है, ये बोला जा रहा है। इसके अलावा इमरान खान का ये कहना है कि तालिबान के साथ में हमने बातचीत इसलिए की कि इंक्लूसिव अफगानिस्तान गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जा सके, वो तो हम भी जानते हैं। खैर, H1B वीज़ा जो भी प्रोफेशनल जाते हैं आउट, मतलब नॉन अमेरिकन प्रोफेशनल्स जो अमेरिका की कंपनी जो उनके लिए काम करने के लिए यूएसए में, उनको H1B वीज़ा इशू किया जाता है। तो उसमें देखो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि कैसे भी करके इस वीज़ा को इशू करने के रिजीम को या रेगुलेशंस को टाइट कर दें, तो उस प्रपोजल को स्ट्रक डाउन कर दिया है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने। इसके अलावा आप देख सकते हो कुछ और इम्पोर्टेंट अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें, बस और तो कुछ है नहीं। स्पोर्ट्स पेज पे चलते हैं एक बार। स्पोर्ट्स पेज में एक तो न्यूज़ इतनी सी है, डेविस कप किससे एसोसिएटेड है, तो आपका आंसर होना चाहिए टेनिस से। ओके, इसके अलावा अगर कोई और न्यूज़ देखनी पड़े हमें तो ये है सिंपल सी कि रनिंदर सिंह को फिर से इलेक्ट कर लिया गया है NRAI के प्रेसिडेंट के तौर पे, चौथे टाइम, फोर्थ टाइम। ठीक है, NRAI क्या है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके प्रेसिडेंट के तौर पे चौथे टाइम, फोर्थ टाइम रनिंदर सिंह को प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट कर लिया गया है। ये एक छोटी सी न्यूज़ है। ठीक है, और एक आपसे अगर कोई पूछे कि जी रिसेंटली न्यूज़ में थी FIH, ये इंस्टीट्यूशन क्या है, ये देखो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, क्योंकि इंडिया ने देखो ओलंपिक्स में आपको पता है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो उस केस में क्या इंडिया की हॉकी की जो रेपुटेशन बहुत डाउन हो रही थी ना, वो अब एक तरीके से फिर से राइज होने के कगार पर है, मतलब राइज हो चुकी है ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद में। तो इस वजह से अच्छी खासी इज्जत हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा अब हम राजस्थान स्पेसिफिक जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो कल का जो हमारा एक बच रहा था वो न्यूज़ है कि देखो राजस्थान विधानसभा ने अमेंडमेंट किया एक बिल में, जिसमें चाइल्ड मैरिज को जस्टिफिकेशन मिलने के स्कोप पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं। तो ऑपोजिशन में जो बीजेपी पार्टी है उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट किया और ये कहा कि ये ब्लैक डे था, काला दिन था ये। ऐसे में राजस्थान असेंबली ने देखो फ्राइडे को एक बिल पारित किया है, जिसमें 2009 का एक्ट था, उसी एक्ट को अमेंड किया गया है, जिसमें ये है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन को बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया गया है। अब चाहे वो मैरिज जो है बच्चों की क्यों ना हो, चाइल्ड मैरिज को भी रजिस्टर करने की बात कर दी है। तो इससे क्या हो गया कि इस वजह से चाइल्ड मैरिज को लेजिटिमेसी मिल जाएगी, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन के लिए एक्ट जो आपने बनाया उसमें चाइल्ड मैरिज के रजिस्ट्रेशन की अगर बात कर दी, दैट मीन्स चाइल्ड मैरिज को आप यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे में एक्ट का नाम है द राजस्थान, मतलब जो अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ है वो है द राजस्थान कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, जो कि अमेंडमेंट कर रहा है किसमें, राजस्थान कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट ऑफ 2009। तो इसमें क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो होगा वो देखो अभी तक ऑथराइज था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो ही मैरिजेस को रजिस्टर करने का काम करेगा। पर अब बिल में क्या प्रोविज़न कर दिए गए हैं कि अब ब्लॉक लेवल पे भी MROs अपॉइंट किए जाएंगे जो कि मैरिजेस को रजिस्टर कर सकें, या फिर एडिशनल DMROs अपॉइंट किए जाएंगे। DMRO का मतलब आप समझ गए, डिस्ट्रिक्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, और ब्लॉक लेवल पे जो MRO होंगे वो मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो भी शादी हो गई उसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, मैरिज सर्टिफिकेट लेना है, तो उसके लिए अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ब्लॉक लेवल पे भी जा सकते हो, जिसको हम पंचायत समिति लेवल भी बोलते हैं। तो ये प्रोविज़न है। इसमें जो अमेंडमेंट है वो सेक्शन 8 ऑफ 2009 का जो एक्ट है उसमें सेक्शन 8 में चेंजेस किए गए हैं। तो ऑब्जेक्शन का सीधी सी बात यहाँ पे दिख रही है ना कि चाइल्ड मैरिज को भी आपने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। अच्छा, इसमें चाइल्ड मैरिज के लिए क्या प्रोविज़न है वो देखें कि अगर लड़का 21 साल से कम है और लड़की 18 साल से कम है, तो उस केस में ब्राइड ग्रूम, मतलब जो दुल्हन है और दूल्हा है, उनके जो माता पिता है वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर उस केस में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात यहाँ पे बोली गई है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है राजस्थान स्पेसिफिक। अगर देखें तो इसमें सीधा सा ये बताया गया है कि अगर फूड या ड्रग के साथ में अडल्ट्रेशन अगर किया जाता है तो 7 साल की जेल होगी। और ये बिल जो है पारित भी कर दिया गया है राजस्थान विधानसभा के द्वारा। तो इस बिल का नाम आप देख सकते हो, द क्रिमिनल लॉ राजस्थान अमेंडमेंट बिल 2021, और वॉइस वोट के साथ में इसको पारित किया है। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ज़्यादा कोई एक तरीके से ऑपोजिशन ने भी सवाल नहीं उठाए हैं। तो ये जो क्रिमिनल लॉज राजस्थान अमेंडमेंट बिल है, इसमें सीधा सा ये है कि जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, फूड स्टफ है, ड्रग है, उसमें अगर कोई मिलावट करता है तो उसको 7 साल की सज़ा होगी। और ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। कॉग्निजेबल का मतलब हो गया विदाउट एनी वारंट, किसी मजिस्ट्रेट या किसी अथॉरिटी से अप्रूवल लेकर के पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, बस शक हुआ, पता पड़ा और वहीं की वहीं पे ट्रैप कर लिया, जेल हो जाएगी। दूसरा, नॉन बेलेबल, बेल भी नहीं मिलेगी। दैट मीन्स आपको पूरी प्रोसीडिंग्स का सामना करना पड़ेगा और 7 साल की सजा इसमें प्रोविजन कर दिए गए हैं। तो इसमें देखो, फूड सेफ्टी ऑफिसर और ड्रग इंस्पेक्टर को एम्पावर किया गया है, वो एक्शन ले सकेंगे पनिशमेंट के लिए। ठीक है, चाहे फूड एडल्ट्रेशन हो चाहे मेडिसिन एडल्ट्रेशन हो। अभी अगर करंट देखें ना सिचुएशन, तो जो FIR लॉज होती है ना किसी भी एडल्ट्रेशन से रिलेटेड, केस से रिलेटेड, तो उसमें इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 272 और 276 इनके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होता है जो भी केसेस होते हैं उनकी। अब इसके अलावा जो IPC एक्ट हो गया, इसके अलावा हमारे यहाँ पर फसाई एक्ट भी है, FSSAI एक्ट। इसमें क्या है, जो 59 सेक्शन है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006, उसमें भी पनिशमेंट के प्रोविजन किए हुए हैं अगर अनसेफ फूड दिया जाता है। और एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट भी है 1940 का, उसमें सेक्शन 27 है, उसमें भी अगर कहीं पे कुछ भी खाने पीने की चीज़ों या ड्रग्स में अगर कोई भी मिलावट की जाती है, एडल्ट्रेशन किया जाता है, तो उसके लिए उसके सजा के प्रोविज़न है। तो ये कुछ हमारे पास में एक्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं और ये अमेंडमेंट कर दिया गया है, तो इसके तहत अब 7 साल की सज़ा होगी। अगर करंट रिजीम की बात करो ना, तो करंट रिजीम में तो सिर्फ 6 महीने की सज़ा और 1000 रुपये का फाइन, इससे ज़्यादा कोई प्रोविज़न नहीं कर रखा है। यहाँ पर आप देखो कि करंटली तो अगर कोई भी इस तरीके के ऑफेंस में मिलता है तो उसकी पनिशमेंट केवल कितनी है, 6 महीने की सज़ा या फिर फाइन लग सकता है 1000 रुपये तक की। तो ये अपने आप में बहुत ही कम थी, अब इसको बढ़ा करके 7 साल की सज़ा कर दी है। तो इससे देखते हैं क्या आउटकम निकलता है। फिलहाल तो ये है, चेंजेस ला दिए गए हैं, बिल पारित हो गया। जैसे कि यूनिकैमरल सिस्टम है राजस्थान में, तो अब गवर्नर के साइन हो जाएंगे तो ये एक्ट बन जाएगा। तो इस साथ में ही हमारे जितने भी आर्टिकल्स थे आज के वो पूरे कवर हो गए। कल का भी बच रहा था, वो भी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, न्यूज़पेपर आपको कल सुबह मिल ही जाएगा, पढ़ लेना आप। थैंक यू।